सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद जूम क्लासेस और यूट्यूब में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी क्या करते हैं, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पेपर का जो डीआई टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने इसके बेसिक फंडामेंटल्स को जाने थे, बेसिक कंसेप्ट जाने थे और एक न्यूमेरिकल लगाया था। आज की डेट में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक कल जैसा आप लोगों ने कहा था कि एक सर्किल वाला भी करा दिया जाए, ठीक है ना। तो सर्किल वाला भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सर्किल वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो सर्किल वाले क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। हाँ बताएं सर। मेरा एक क्वेश्चन है, आप ना एनईपी 2020 का कुछ मैटर सेंड कर दीजिए प्लीज। अच्छा 2020 का 2020 की किताब जी है सर। डॉक्टर एसपी गुप्ता सर की, एक बहुत पतली किताब है, 50 रुपए की सर किताब हमारे है। पास नहीं है उसका मैटर। उसका मैटर नहीं, वो एक बुक है, 50 रुपए की है, वो आराम से आपको मिल जाएगी ना। या आप मुझे अपना एड्रेस सेंड करना, मैं उस एड्रेस पे आपको वो बुक सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके ओके। हाँ हाँ, चलिए उसके लिए ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले एक सर्किल वाला, जैसा कि कहा गया था आप लोगों ने, तो वैसे एक सर्किल वाला एक सवाल लेते हैं, उस सर्किल वाले से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक, एक सर्किल है, इस सर्किल में ये मिड पॉइंट है आपका, सेंटर पर है। सेंटर पे होने के बाद एक ये आपका ऐसे खाने बनेंगे, चित्र को बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से, ठीक है। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब इसमें जो है परसेंटेज में है, सबसे पहले ये पूरा जो बड़ा भाग है इसको 70% में डिवाइडेशन किया है। फिर ये जो है इसको 3% डिवाइडेशन है। फिर आपका जो है इसके नीचे 7% डिवाइडेशन है आपका, ये 20 डिवाइडेशन है आपका। ठीक, अब है क्या क्या चीज, तो इसमें सबसे पहले ये वो है आपका जीवाश्म ईंधन। नेहा आ गई, चलो ठीक है। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन है आपका, ये सबसे पहले जीवाश्म ईंधन है। फिर इसका नाभिकीय शक्ति है आपका, ये जो है आपका नाभिकीय शक्ति है। ठीक, नाभिकीय शक्ति है। ठीक, नाभिकीय होगा ना, नाभिकीय शक्ति। ठीक, नाभिकीय शक्ति है। ये 7% जो दे रहा है ये वायु और सौर ऊर्जा है आपका, क्या है, वायु और सौर ऊर्जा है आपका। और जो 20% है आपका वो तापीय शक्ति है आपकी, तापीय शक्ति। ठीक है, अब प्रश्न कहता क्या है, प्रश्न कहता है कि एक देश है, एक देश में कुल विद्युत उत्पादन, कह रहा है कि कुल विद्युत उत्पादन, ठीक, कुल विद्युत उत्पादन कितना है, तो कुल विद्युत उत्पादन ये बताता है 97 गीगावाट है। कितना, 97 गीगावाट है आपका, ठीक है। ये कुल विद्युत उत्पादन है, ठीक है। एक देश में कुल विद्युत उत्पादन कह रहा है कि विभिन्न ऊर्जा स्रोत का योगदान जो है प्रतिशत रूप में नीचे दिया गया है, जो कि पाई चार्ट में, ये आपका पाई चार्ट है, क्या आपका पाई चार्ट, पाई चार्ट में दर्शाया गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने क्या है, पहला कहता है, क्वेश्चन आप लिखते जाइएगा, क्वेश्चन को आप लिखते जाइएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखते हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि विद्युत उत्पादन में, लिखिएगा, विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, ठीक है, कह रहे विद्युत उत्पादन में वायु एवं सौर
ऊर्जा, ठीक है, वायु एवं सौर शक्ति है, सौर ऊर्जा कहिए, सौर शक्ति, ठीक है, सौर शक्ति का योगदान, सौर शक्ति का योगदान जो है क्या करना है, सुनिश्चित रूप से क्या है, मतलब योगदान क्या है। अब ये पूछे योगदान क्या है, अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने आएगा तो इसको कैसे करना है ये जान लो। इसमें हम आपको जो है ऑप्शन नहीं दे रहे, अगर ऑप्शन देना चाहे तो ऑप्शन भी देख के हम लोग कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन मान लो दिया है 6.79, ठीक है, 6.79 गीगावाट है। दूसरा आपसे कह रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है कि 19.4 गीगावाट है आपका। तीसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है आपका 9.7 वाट है आपका, ठीक है, गीगावाट, 9.7 गीगावाट है आपका। और चौथा ऑप्शन जो आ रहा है आपसे, चौथा ऑप्शन कह रहा है आपकी 29.1 गीगावाट है आपका। अब इस क्वेश्चन को करना है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक, सॉल्यूशन देखो कैसा होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि कितने परसेंट आपका जो है, अब आपको ग्राफ में पाई चार्ट में जाना होगा। पाई चार्ट में आप देखोगे कि वायु और सौर ऊर्जा या सौर शक्ति वाली बात किसमें कही गई है, ठीक है, सौर ऊर्जा कह दे चाहे सौर शक्ति कह दे, बात एक ही है ना। अब ये कह रहा है 7% है, अब 7% है। अब आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर ये कुल उत्पादन ना दिया होता तो हम 360 मानते, लेकिन कुल उत्पादन कितना दिया है बताइए, कुल उत्पादन कितना दिया है, 97 गीगावाट। हाँ 97 गीगावाट। अब यहाँ पर ये याद रखना है जितना दिया हो, कुल दिया हो, कुल का 7% निकाल लो, तो इसको निकालेंगे, मतलब 97 का कितना परसेंट निकालना है, 7%, ठीक, ये 7% आपको निकालना है, यहीं से आपको वैल्यू निकालेंगे। जब कभी परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, मतलब 97 into 7/100, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 7 में गुणा करें, 7 से 49 आएगा, 63 आया आपका, ठीक है, 67/100 आया आपका। अब मैंने कल बताया था कि नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने दशमलव लगते हैं। अब दशमलव लगाना है तो इस तरफ से लगाएंगे, ठीक, सीधा से, तो इकाई दहाई 2 अंक का दशमलव आप लगाएंगे तो आपका आएगा 6.79 गीगावाट, ठीक, 6.79 गीगावाट। अब आप आंसर जो है बहुत आराम से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व में आ गया पूरा ये वाला, बताएं जी सर, ठीक है। अब सर अगर ये 97 नहीं होता तो हम यहाँ पे 360 करते हैं, हाँ तब 360 करते और उसके हिसाब से ये इसका डिवाइडेशन भी होता, मतलब कि अगर आप इसको टोटल जोड़ोगे तो आप टोटल जोड़ने पर आपका कितना आएगा, जो देख लो जरा, 360 आएगा, कितना, पूरा 100 आ रहा है, नहीं पूरा, अच्छा इसको जोड़ना है, 100 आ रहा है ये सर, ठीक है ना। तो इससे मैंने मतलब, लेकिन अगर 360 में होता तो 360 के अकॉर्डिंग इसका डिवाइडेशन हो, 360 मान लो। अब यहाँ पे मान लो जैसे आपका क्वेश्चन 360, चलो हमने ले लिया 360, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जब 360 दिया होगा तब देखिए उस कंडीशन में कैसे करते हैं, उस कंडीशन में सेम होगा 360 इंटू आपका 7/100, ठीक है। फिर यहाँ 0 से 0 को काट देते, इसका मल्टीप्लाई करते, 7 का 6 में 7 6 42, 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 3 21, 21 और 4 आपका 25 आया। अब दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा, आपका 25.2 गीगावाट आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं 360 दिया हो, मतलब कोई भी डिजिट यहाँ दी हो, इन केस नहीं दिया होता तब हम 360 मानते हैं, ठीक है, क्लियर है, बताइए जी सर, ठीक, जी सर, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन में, सब क्वेश्चन में यही दिया जाएगा और केवल पूछा जाएगा किसका क्या योगदान है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ, चलिए 1 by 1 निकालें। अब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे,
सभी के अकॉर्डिंग आप निकालोगे तो सभी के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाए कौन कितने है। अब आपको अगर पूछा जाए नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है तो कैसे बताएंगे कुल उत्पादन में। अब नाभिकीय शक्ति का बताएंगे, नाभिकीय शक्ति, ठीक। नाभिकीय शक्ति के लिए आपका 97 इंटू 3/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका वायु वाला निकालें। तापी का अगर पूछा जाए, तापी शक्ति का अगर पूछा जाएगा तब क्या बताएंगे आप। तापी शक्ति में आप लगाएंगे 97 इंटू 20/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका कौन सा बचा, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन वाले में कैसे करेंगे आप, 97 इंटू आप करेंगे 70/100 आप ऐसे करेंगे। तो अब सबको आप निकाल लो। चलो इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 321 1 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, कितना 3 9 27 2 29, 29 है, 0 2 है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, मतलब कि 2.91 आया। फिर इसका करेंगे तो ये कितना आपका आएगा, चलिए गुणा करिए इसको, एक 0 0 काट दिया, 2 से गुणा कर दिए, 2 7 14 14 4 हासिल लगे, 2 9 18 19 19 है, 0.0 देखो अब एक बचा यहाँ पर तो एक अंक के बाद लगाएंगे दशमलव, ये आपका ये 19.4, ठीक ठीक है। अब इसको करेंगे ये कट जाएगा 6.79, हाँ 9 हासिल लगे 4 7 9 63 4 67, अब दशमलव एक के अंक के बाद लगेगा। अब ये आ गया। अब देखिए किसकी अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन घुमाकर अब कैसे पूछा जाएगा कि इन सब में से सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है, तो जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा वो योगदान ज्यादा दे रहा है आपका। तो 70% ये है, तो जीवाश्म ईंधन जो है ज्यादा क्या कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है विद्युत उत्पादन में, ठीक है। 97 गीगावाट अगर उत्पन्न हो रहा है तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन कितना कर रहा है आपका, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जो आता है घुमाकर, यही वाला क्वेश्चन इसी को घुमाकर पूछते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है नवीकरणीय ऊर्जा, इसको साफ करके बताते हैं, वो घुमाकर आता है क्योंकि वो तो दिया नहीं है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा। अब नवीकरणीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना है हम लोगों को, वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये लिखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो कैसे मिलकर बनती है, वो इसके और जो है इसके इन दोनों के मिलने से नवीकरणीय ऊर्जा बनती है। मतलब कि वायु और क्या है, सौर शक्ति, ठीक है, प्लस तापीय शक्ति, अब बहुत से लोगों को नवीकरणीय ऊर्जा पता ही नहीं होगी कि नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वायु और सौर शक्ति और प्लस तापीय शक्ति मिलकर जब बनती है तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा हम लोग कहते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 7 + 20% है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया, टोटल 27% आ गया। अब इसको बताना है, अब नवीकरणीय ऊर्जा को अगर आपको बताना है, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना रहा है, तो आप लिखेंगे 97 × 27/100। जब आप इसको करेंगे तो आपका आएगा 26 19, आप 26 19 आएगा, दशमलव नीचे 2 अंकों के बाद यहाँ लगा देंगे तो आपका उत्तर ये आपका आ जाएगा, ठीक है, गीगावाट। समझ में आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको।
तो लेकिन इसमें वायु और तापीय क्यों नहीं है? बाकी नाभिकीय और जीवाश्म नहीं, ईंधन जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है ये क्यों होता है? क्योंकि वायु में हमेशा बदलाव होता है, सौर शक्ति में हमेशा बदलाव होता है। नवीकरणीय का मतलब होता है जो बनता है। नाभिकीय शक्ति जो है ये बार-बार नहीं बनता, ये तो अलग, जीवाश्म ईंधन की बात अलग है। यहाँ पर केवल ये वायु, सौर और तापीय, ये तीनों मिलकर ही नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं आपके। ठीक, चलिए एक चार्ट और बनाएंगे जो इससे डिफरेंट वे में होगा, उसको बनाते ना। हो गया, साफ करें इसको। साफ कर अब इसी सवाल में एक और चीजें देखेंगे और चीजों को बनाने का प्रयास करेंगे, नए चीजों को। चलिए ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग देखते हैं क्या बनता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें जो है एक सीधी रेखा में ऐसे खींचा होगा। अब इसका डिवाइडेशन कुछ ज्यादा हो जाएगा। अब इसका जो है एक इधर जाएगा, ठीक है, और एक जो है इधर जाएगा। आपका ये आपका 20% हो जाएगा, ये आपका 15% हो जाएगा, आपका 15% हो जाएगा, और ये आपका 35% हो जाएगा, 35, और ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब है क्या चीज देख लो। सबसे पहले ये घरेलू क्षेत्र से संबंधित है, घरेलू क्षेत्र से संबंधित। फिर दूसरा वाला जो वाणिज्यिक क्षेत्र से है, ठीक, वाणिज्यिक क्षेत्र से है आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो 30% है ये परिवहन क्षेत्र से संबंधित है, परिवहन क्षेत्र से संबंधित है। और जो 35 है ये तापीय ऊर्जा क्षेत्र है, तापीय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है आपका। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो CO2 उत्सर्जन जो है, इसमें कहता है कि CO2 जो उत्सर्जन जो है 5 mmT है आपका, 5 mmT है। तो कह रहा है नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रतिशत योगदान को इंगित किया गया है। अब इंगित किया गया है, बताया गया, अब उसके आधार पे, मतलब इस पाई चार्ट के आधार पे इनको बता रहा है कि क्या क्या इनकी क्या योगदान है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए घरेलू क्षेत्र से कुल कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना निकलता है। ठीक, तो घरेलू क्षेत्र से निकालना है। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र से निकालेंगे, सेम प्रोसेस वही है, घरेलू क्षेत्र, ठीक है। तो घरेलू क्षेत्र का जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, नेहा बताओ मुझे। नेहा सर यहाँ पे 5 को लेंगे कि 360 लेंगे? 360 क्यों लेंगे? जब कभी ये दिया होगा तब हमें कुछ नहीं लेना है, प्रश्न में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो टोटल इतनी है 5 mmT है आपकी। अब इसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि सब लोगों ने कितना योगदान दिया इसको बनाने में। तो सबसे पहले घरेलू सबसे पहले टोटल ये आ गया, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना लेंगे 15 अपॉन 100। इसको निकाल लो, कितना आएगा आपका 75 आएगा जी। ठीक, पॉइंट कितने अंकों के बाद है 2 पॉइंट, तो यहाँ पे 2 अंकों के बाद 0 दशमलव लगा देंगे, हो जाए तो 0.75 mmT हो जाएगी। कितनी mmT हो जाएगा। अब यहीं पर अगर अब इसी तरीके आप इसका भी निकाल सकते, इसको भी निकाल सकते हैं और इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 निकाले, वाणिज्यिक का निकालेंगे, अपने आप से निकालिए वाणिज्यिक क्षेत्र का। चलिए निकालिए 5 into 20 upon 100, इसको निकालिए। फिर इसके बाद परिवहन क्षेत्र है
परिवहन क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र का निकालिए। फिर तापीय है, तापीय क्षेत्र का है उसको निकालिए। परिवहन में कितना है 30% है, 5 इंटू 30/100। फिर इसमें लिखा है 5 इंटू 35/100। ठीक है, सबको निकालिए जरा। आ गया? जी सर। कितना आया इसको बताइए। सर वाणिज्यिक क्षेत्र का 0 आ रहा है, 0। ये आपका 5 आएगा, सॉरी 1 आएगा। और इसके बाद वाले में आएगा सर 1.5। हाँ, इसको आप कट कर देंगे 315, तो 1.5 आएगा। इसको काटेंगे तब, और इसके बाद 1.75 MMT, 1.75 MMT, 1.75। हाँ 1.75 आपका आ जाएगा। लेकिन अब यहीं पर क्वेश्चन को घुमाएगा कैसे ये जानना है हमको। अब आपसे कहेगा तापीय, हाँ सर वाणिज्य में तो 1.00 आएगा ना। 1.01 के बाद पॉइंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक पॉइंट में होता है आपका। तो फिर वो 1 हो जाएगा। हाँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में 1 के बाद पॉइंट होता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी संख्या लिखो उसके नीचे अपॉन 1 हमेशा होता ही होता है, तो उसको नहीं जोड़ना। अब बात आता है कि क्वेश्चन एग्जाम में घुमाएगा कैसे। वो सीधे ऐसे नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे तापीय और परिवहन दोनों मिलकर ऑक्सीजन कितना उत्सर्जन करते हैं। अब आप बताइए कितना उत्सर्जन करते हैं। तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे, तो दोनों को जब आप निकालोगे तब कैसे आएगा आपका, बताओ। जब दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपका। सर किसके सब पूछा, तापीय और तापीय का, ये परिवहन और तापीय का जब पूछेंगे तब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। एग्जाम में ही पूछेंगे, कहेंगे तापीय ऊर्जा और ठीक है तापीय ऊर्जा परिवहन क्षेत्र दोनों से इकट्ठा कुल कितना अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होता है। तो अब दोनों को जोड़ के निकालोगे, या तो जब ऐसी कंडीशन हो अलग नहीं निकालना कोई बात नहीं, निकालेंगे 5 इंटू, अब यहाँ पे तापीय वाला देख लो 35 है और फिर ये परिवहन वाला 30 है बटे 100 है आपका। अब यहां से करिए इंटू, अब इसको जोड़िए 65/100। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 325/100, मतलब कि 0.2 अंकों के बाद लग जाएगा, तो आपका आएगा 3.25। ये आपका आंसर आ गया। अगर वैसे नहीं कर पाते हो दोनों को अलग अलग निकाल लो। यहाँ पे 1.5 है, अब यहाँ पर देखो कुछ है तो यहाँ 0 ऑटोमेटिक बढ़ा लो। अब दोनों को जोड़ दो, ये जोड़िए 5 यहाँ आया, यहाँ 5 और 7 5 12, 12 के 2 हासिल लगाए, 1 और 1 2 और 1 3, ये आपका आया। तो ये आपका दोनों का आंसर सेम ही है, बस जोड़ कर पूछेंगे तो ऐसे आपको बताना है। क्लियर है पॉइंट? जी सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब इसके बाद आपका रह गया, हाँ अब इसके बाद आपका क्या रह गया है। अब इतना हो गया, आपको 2 सवाल बता दिए। अब ब्लड रिलेशन वाला आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन वाले में कोई दिक्कत है? डायरेक्शन वाला बताएं। हाँ सर, एक डायरेक्शन वाला। हाँ सर, डायरेक्शन में हमारा तो राइट रहता है, जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें लेफ्ट रहता है, ऐसा है कुछ? क्या लेफ्ट राइट कुछ नहीं, केवल डायरेक्शन का एक ग्राफ आपके माइंड में बना होना चाहिए, बस उसी के आधार पे आपको वो आना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय आती है? पाइथागोरस प्रमेय आती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जी सर, आता है ना? ये तो डायग्राम बनाएंगे ना तभी पता चल जाता है कि पाइथागोरस है या कि कौन सा मेथड है। उससे नहीं मतलब, वो पाइथागोरस थ्योरम ना कि 25 किलोमीटर जाकर वापस आता है। ये आपका नॉर्थ, ये आपका क्या आता है? सबसे पहले अगर हिंदी में देखेंगे तो आपका उत्तर दक्षिण क्या आता है? क्या आता है? उत्तर ईस्ट, दक्षिण नीचे दक्षिण, साइड में हमारा पूरा, फिर आपका पूर्व पश्चिम आएगा। तो ये पूर्व होता है और पश्चिम होता है ये।
ठीक, उत्तर को क्या बोलते हैं? साउथ। वो सॉरी, साउथ तो दक्षिण होता है ना, ईस्ट ईस्ट उत्तर क्या बोलते हैं? नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। बस ये ग्राफ याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए लिखिए लिखिए, एक आदमी ठीक है, एक आदमी अपने घर से ठीक है, अपने घर से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के पश्चात, ठीक है, एक आदमी अपने घर से दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर चलने के पश्चात बाईं ओर ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर लिखिएगा, फिर बाईं ओर 3 किलोमीटर पुनः, ठीक है, पुनः बाईं ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और पुनः, ठीक, और पुनः बाईं ओर 5 किलोमीटर, ठीक है, बाईं ओर 5 किलोमीटर, सॉरी 5 कह रहा है, हाँ 9 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर चले तो वह, ठीक है, तो वह कितनी दूरी चला, ठीक है, तो वह कितनी दूरी चला, ऐसे ये। चलो अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहले अब देखिए इसको बनाने की तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखिए क्या कहता है। कहता है एक आदमी अपने घर से निकला। अब देखो एक ग्राफ बना लो, सबसे पहले एक ग्राफ बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले बड़ा बना लो, थोड़ा सा यहीं पर बनाते हैं बड़ा सा। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे ना। अब चलिए अब करते हैं हम लोग काम शुरू। कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से निकलता है, तो जब कभी कोई आदमी निकलेगा तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से निकलेगा। अब चलने के बाद वो किधर जाता है, दक्षिण दिशा में जाता है। दक्षिण दिशा किधर पड़ेगी आपकी, नीचे की। जब वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, कितने किलोमीटर जा रहा है, 6 किलोमीटर। मान लो यहाँ से ये 6 किलोमीटर अब गया, ठीक है, यहाँ से ये 6 किलोमीटर गया मान लो, ठीक है, यहाँ से 6 किलोमीटर गया, ये 6 किलोमीटर होगी। अब 6 किलोमीटर चलने के पश्चात वो बाईं ओर मुड़ता है। जब ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा, मान लो हम ऐसे जाए तो ऐसे खड़ेंगे, अब ये बाईं ओर किधर मुड़ेगा, अब बाईं ओर इसका किधर होगा, इस तरफ होगा ना, किधर होगा बताइए, इस तरफ होगा। तो कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये चल गया आपका,
समझ में आ रहा है। सबसे पहले इस अपने घर से चला तो दक्षिण की तरफ चला, दक्षिण की तरफ कितने किलोमीटर चला, 6 किलोमीटर चला। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ ये चला तो फिर इधर ये 5 किलोमीटर मुड़कर चलता है, फिर बाईं ओर। अब यहीं से फिर बाईं ओर। अब यहाँ पर जब ये खड़ा हो, ये व्यक्ति जब खड़ा होगा ऐसे, तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बताइए बताइए किधर जाएगा वो, ऊपर जाएगा नीचे तरफ जाएगा। सर हॉरिजॉन्टल में जाएगा ना, मतलब ऐसे पैरेलल। हम कह रहे हैं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बस इतना बताएं। सर 5 किलोमीटर ना, 6 किलोमीटर के बाद जो चलेगा वो ना वाला बना लिया, फिर 5 किलोमीटर वाला बना लिया। अब यहाँ पर ये खड़ा है ये व्यक्ति कह रहा है कि हमें बाईं ओर जाना है। अब इसको किधर बताओगे कि आपकी बाईं ओर किधर जाना है इसको? नीचे सर, ऊपर की तरफ। नीचे जाएगा भाई, नहीं, ऊपर की तरफ। हम जब इस ऊपर की तरफ, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा ऊपर। तो ऊपर इसको 3 किलोमीटर पहुंचाओ जरा, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये पहुंच गया मान लो, चलो 3 किलोमीटर ये पहुंच गया। अब 3 किलोमीटर पहुंचने के बाद ये अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 किलोमीटर चलता है, फिर कहता है कि पुनः बाईं ओर वह 9 किलोमीटर चलेगा। अब यहाँ पे 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो 9 किलोमीटर चलता है यहाँ से। अब यहाँ से 9 किलोमीटर किधर चलेगा, देखो बाईं ओर चलने कह रहा है। अब बाईं ओर इधर चला तो बाईं ओर 6 ये गया और 3 ये, तो 6 ये गया 3 ये, टोटल 9, टोटल ये 9 किलोमीटर यहाँ चलता है ना, यहाँ से सर यहाँ चलता है। सर यहाँ 5 होगा, सर 5 होगा। हाँ 5 और ये 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बन गया। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि इसमें जो है यहाँ से इसके घर की दूरी से और जो जहां से मुड़ा था यहाँ तक के बीच की दूरी पूछता है, ये 5 किलोमीटर। तो ग्राफ बनाने का तरीका यही होता है, ऐसे ही बनता है आपका ग्राफ ना, ग्राफ बनाने का जो तरीका होता है यही होता है, ठीक है ना। तो आप पूछेगा कि वह कितनी दूरी, आप पूछेगा वो कि वो जो है कितनी दूरी चला था, ठीक है। तो वो अपने घर से कितनी दूरी चला है जरा बताओ। सर यही तो डिफरेंस नहीं समझ में आता है, ये 4 किलोमीटर हम लिखेंगे कि या फिर इसको ऐड करेंगे जो बीच का गैप है, क्या बीच का जो गैप है, इसको गैप से मैं नहीं मतलब, उसने कह रहा 9 किलोमीटर चला, तो यहाँ से जो है यहाँ तक जो इसने 9 किलोमीटर चल दिया। अब यहाँ पर जैसा भी क्वेश्चन पूछता है वैसा आप बता सकते हो कि मान लो पूछ लिया कि अपने घर से अब वो कितनी दूरी पर है, तो अब बताओ अपने घर से कितनी दूरी पर है। जब निकालना होगा तो मान लो ये है और एक ये बना है, ऐसे बना है, यहाँ की अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 किलोमीटर है। अब यहाँ से ये 3 पूरा कट जाए तो ऊपर 3, ये 3 ये है आपका। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। अब बताओ ये दूरी आपको बतानी है, तो अब पूछा कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो कर्ण बराबर आपको क्या होता है, ये क्या है आपका 90 डिग्री का ट्रायंगल बन गया। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर फिर प्लस आधार स्क्वायर होता है। हाँ, तो 5 किलोमीटर नहीं पता है आपको, कर्ण स्क्वायर हमें पता करना है। अब लंब स्क्वायर, लंब जो है आपका देख लीजिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस आधार जो है 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको करेंगे 3 त्रिक 9 प्लस 4 चौक 16, ये कर्ण स्क्वायर है ये आपका। अब ये कितना हो गया 25। ये जो स्क्वायर लगा होता है ये दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है, क्या होता है अंडर रूट 25। अब अंडर रूट को निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट को जब निकालोगे तो ये होता है कि आपका 5 into 5 होगा, ठीक। यहाँ पे कर्णी घात कितनी होती है, यहाँ पे कर्णी घात 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 5 का भी स्क्वायर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 2 बनेगा, तो ये बाहर निकल कर आएगा तब जाके आपका 5 आ जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर ये 25 into 5 बन रहा है इसलिए ये बाहर आएगा। अगर 5 into 5 नहीं बनता तो बाहर नहीं आता, दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करते। तो यही है, अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो वह व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है पॉइंट, बताओ जी। चलिए एक क्वेश्चन और बोलते हैं डिस्टेंस वाला, उसको लिखिए, फिर उसके बाद हम करते हैं, पूरा लिखेंगे नहीं, हम बोल देते हैं मेन पॉइंट हम लिख लेंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको लिखवा देते हैं। समझ में आया ये वाला सवाल?
जी सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए बिंदु ए से चलकर, ठीक है, बिंदु ए से चलकर अजीत पश्चिम की ओर, अजीत पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर जाता है, 14 किलोमीटर जाता है। चलो लिख लिया। जी सर। इसके बाद, इसके बाद दाएं मुड़कर, दाएं मुड़कर, ठीक, दाएं मुड़कर वह 14 किलोमीटर चलता है। कितने? 14 किलोमीटर फिर चलता है, ठीक है, 14 किलोमीटर चलता है। लिख लिया? जी सर। हाँ फिर लिखिए, देखिए पुनः, फिर पुनः बाएं, पुनः बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़कर, ठीक है, पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 3 रेंज मिल गई। जी। फिर से बाईं ओर मुड़कर, अब क्या कहता है, फिर से बाईं ओर मुड़कर, अब फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़कर 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 14 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 14 किलोमीटर चलता है, तब ई बिंदु पर पहुंच जाता है। अब देखिए ई बिंदु पर पहुंच गया, अब ए से ई तक की दूरी बतानी है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं बहुत अच्छा सा, और उसमें हम लोग समझ जाएंगे क्या बात कह रहा है उसमें। सबसे पहले हम इसको, जो वो सेंटर पॉइंट है, इसको ए मानेंगे, ठीक है। अब ए से व्यक्ति चला, अब ए से चलेगा तो कह रहा है पश्चिम की ओर। अब देखो पश्चिम कौन सा है आपका, ठीक है, पश्चिम किधर जाएगा, पश्चिम आपका इधर जाएगा ना, बताओ। अब पश्चिम में ए से कितने किलोमीटर चलना है, 14, तो 14 किलोमीटर चलिए सबसे पहले। चलो यहां तक हुआ, ये 14 किलोमीटर चल लिया, पहला पॉइंट कर लिया कंप्लीट आपने, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या कह रहा, अब यहां पर खड़ा होकर ये व्यक्ति कह रहा दाएं मुड़ेगा। अब दाएं मुड़ेगा तो ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, पहले बताओ। सर नीचे, ऊपर की तरफ। जब दाएं मुड़ा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर मुड़कर कितने किलोमीटर जाएगा, 14 किलोमीटर चला। देखिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या कहता है, कहता है अब यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हो गया, अब ये कह रहा है मुझे बाईं ओर मुड़कर जो, अब यहाँ पर देखिए पहले स्टेप में हम लोगों ने अजीत जो है ए से चलकर पश्चिम की दिशा में गया 14 किलोमीटर, फिर यहाँ पर खड़ा होकर दायां ओर मुड़ा, ठीक है, राइट हैंड मुड़ेगा तो 14 किलोमीटर यहाँ चला, फिर यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा होकर बाईं ओर मुड़ा है 10 किलोमीटर, तो बाईं ओर 10 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा है, अजीत यहाँ पर खड़ा है, अब ये कह रहा है कि बाईं ओर 14 किलोमीटर चलेगा। अब बाएं किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बताओ। नीचे 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 नीचे, तो 14 बराबर यहाँ पर ये आ गया ऐसे 14 किलोमीटर। चलो ये आ गया, ये ई पोजीशन पर है, ठीक है। अब ई पोजीशन पर है, अब प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि बाईं ओर चलने के बाद 14 किलोमीटर चलता है, तब वो ई बिंदु पर पहुंच गया। अब यहां से यहां तक की दूरी बताइए कितनी होगी, जरा जोड़कर बताओ। 4 किलोमीटर। अरे ऐसे ऐसे सवाल गलत करेंगे, नहीं सर, ऊपर से 10 निकल, कैसे निकालेंगे आप, 24 होगा सर, 24 ये 10 एक मिनट तो यहाँ पर भी तो 24 अब टोटल यहाँ पे आप जो 10 24 हो जाएगा, 14 बराबर 24 हो, ठीक है ना। ये बहुत आप केवल ग्राफ बना लोगे तो आपका सवाल इजी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं से अगर को
यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर यहाँ से ये पूछ लेता कि जो है दूसरे कहता कि यहाँ अजीत पहले 14 किलोमीटर चला, फिर 14 किलोमीटर मुड़ गया, अब यहाँ से अब केवल इतना ही कह दिया जाए, इतना छोड़ दे और ये कह दिया जाए कि अब बताओ कि अजीत जो है अपने घर से कितने किलोमीटर दूरी है, कितने किलोमीटर दूर पर है, तो इन दोनों को यहाँ पर मिलाएंगे। अब यहाँ पर ये चित्र बना लेंगे ऐसे, ये 14 ये है, 14 ये है, इसको बताना है तो बस ऐसे ही वही वाला फॉर्मूला लगा के आप ऐसे हल कर लोगे। मतलब कि इसमें या तो सीधे पूछेगा या तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, बस यही दो आपके सवाल आते हैं इससे संबंधित। ठीक है जी क्लियर सर, है? ये ऐसे तो हो जाता है, लेकिन जो पाइथागोरस प्रमेय का होता है वो गलत हो जाता है। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय कभी गलत हो ही नहीं सकती। पाइथागोरस थ्योरम्स मेरी गलत हो जाती है। नहीं, गलत होने की कोई चांस नहीं। कि आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ में ये देखना है कि सबसे बड़ी भुजा का जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो मतलब सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, एक आधार बोलते हैं और दूसरा लंब बोलते हैं। बस इतना ही आपका होता है पाइथागोरस थ्योरम्स में। ठीक है ना? तो ये आपको कंफर्म करना रहेगा। और पाइथागोरस थ्योरम्स कब लगती है? जब आपका ट्रायंगल 90 डिग्री का होगा तभी आपका पाइथागोरस थ्योरम्स लगेगी आपकी। क्लियर? तो पाइथागोरस की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? शेष दो वर्गों के योग के बराबर होता है आपका। क्लियर है पॉइंट? जी कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इतना ही आप कंसेप्ट रखना है। अब कोई बड़ी छोटी है, कर्ण क्या है कुछ नहीं पता, हमें तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब k स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस इसका याद रखना है बस। ठीक, लंब और आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आपको होता है, बस इतना आपके माइंड में आपको बैठाना है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? सबको बताइए। जी सर। कि और करा दे कोई एक? सर करा दे, उतना ही क्लियर होगा जितना क्वेश्चन। हाँ बता दो। ठीक है ना? तो अब आप लोग करिएगा सवाल, और जब अगर आपको नहीं आता है कोई चीज तो आप मुझसे जो है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको बाय कॉल, या आपको लगेगा कि नहीं आया तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा शाम के टाइम और हम आपको बता देंगे ना। शाम को आप कॉल कर लेंगे तो हम आपको बता देंगे। बाकी आपका सब हो गया। बाकी और कुछ बचा हो? ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन भी आपका इजी है। अगर जिसको नहीं आएगा तो बताओ, एक क्लास कल ले लेते हैं, ब्लड रिलेशन भी खत्म कर देते हैं कल। सर ब्लड रिलेशन हो जाता है। हो जाता है, ठीक है। तो यही तो थे सर, मेरा नहीं होता, मेरा गलत हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, में फंस जाती हूँ। नहीं, उसमें बहुत इजी है। आपने अपने आप से जोड़कर कभी भी करोगे तो वो बहुत इजी वे में हो जाता है ना। अगर वो नहीं होता, ये दूसरा तरीका भी होता है, उसको बता सकते हैं ना। चलिए तो ठीक है। तो अब आपके इतने सवाल हो गए। लॉजिकल रीजनिंग का क्या हो गया? साइलोजिज्म वाला लॉजिकल वो रीजनिंग का AEIOU वाला वो सब बता चुके हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कहिए, फिर से एक बार बता दें, क्योंकि उसमें नियम ज्यादा है। ठीक है, उसमें नियम ज्यादा है, उसको मैंने 3 से 4 क्लासेस में आपको बता रखा है। अगर कहीं पर आप फंसते हो तो आप उसको मुझे बताइएगा, हम आपको वो सॉल्व करा देंगे। ठीक है, कोई सवाल अगर आपका फंसता है तो बताइए, बता देंगे उसको। सर वो रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दीजिए आप, हम उसे देख लेंगे। सब YouTube पे सब पड़ा है पूरा, मैंने उसको बना इंडियन लॉजिक में है, प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, प्लेलिस्ट मैंने सबकी बना रखी। इवन जब से मुझसे किसी ने कहा था, नेहा ने शायद कहा था कि प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। अब ये है कि हर वीडियो, कोई भी वीडियो आती है तो बिना प्लेलिस्ट के उसको नहीं हम डालते हैं। इससे क्या होता है, आपको भी सहूलियत मिलती है और मुझे भी हेल्प मिलती है। ठीक है ना? चलिए
ठीक है। तो बाकी नेहा या और कोई लोग जिसको भी कोई सवाल फंसेगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा शाम को, ठीक है, कॉल करके हम बता देंगे, डिक्टेट कर देंगे पूरा, ठीक है। जी सर। ओके सभी को थैंक यू थैंक यू सभी को। सर। गुड नाइट। थैंक यू जय हिंद। जय हिंद।